चलिए ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और हम रोलिंग मोशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फिर वो रोलिंग शीट तो मोशन नहीं करेंगे ना डिस्कस? है, नहीं नहीं, वो शीट कल डिस्कस करेंगे। कल करेंगे। वो उसके मतलब लिए इतनी, मतलब सर वारनों से बात हुई तो कितने वो सही बात है, मतलब इतनी आसान सी इजी सी एकदम बेसिक सी छोटी सी शीट है सर, मतलब कुछ करना ही नहीं, मतलब बस टॉर्क की इक्वेशन, फोर्स की इक्वेशन और वेरिएबल को एलिमिनेट करना और इक्वेशन बस को करना बस। तो वारनों ने भी वही बोला, तो मतलब बहुत ही इजी सी लग रही है, मतलब मन ही नहीं कर रहा सर सो करने का, इतनी इजी लग रही ठीक है, फिर कोई बात नहीं, तुम आंसर निकाल के ना उसके दिखा देना मेरे को जल्दी से। है। हाँ सर करते हैं सर, लेकिन कल ही कर लोगे क्या, मतलब टाइम हाँ, निकाल कल के? कर लूंगा बिल्कुल। इतनी अच्छी शीट बनाई है, इतने अच्छे अच्छे डायग्राम्स, तुम कमाल करते हो यार। हाँ सर, मेहनत तो लगेगी वो फिर शीट रात रात देखने को। के बाद पता चल गया कि फॉरेन ऑथर की है, उसमें अच्छा, पाउंड यूज किया है, हाँ पाउंड और वो उसमें सब। एलबी के सर वो है ना, पौन तो नहीं सर, ऑथोरिटी का पाउंड और वो हाँ। सब सर, मतलब एक ही पाउंड से भी क्वेश्चन ज्यादा। में तो एलबी, तो एक ठीक ही है ना क्वेश्चन सर, में एक एलबी। क्वेश्चन काफी है ना सर। तो तुमने उसके सॉल्यूशन ढूंढ तो नहीं लिए ना? ओके, सोल्यूशन नहीं नहीं सर, मिलते अभी तो हैं। करी ही नहीं, अभी स्टार्ट नहीं करी। क्या पता चलता तुम्हारा, तुम कहीं से ढूंढ लो। नहीं सर। थैंक यू सर बताने के लिए, मेरे को ऐसा मालूम नहीं था ये फॉरेन ऑथर के बुक के सोल्यूशन मिलते हैं। वो चेक वगैरह पे मिलते हैं शायद। पेड होता है वो तो। क्या तो उसका तेरे पास टॉरेंट वॉरेंट कुछ नहीं है? एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं करना, नहीं तो फिर मैं शीट बनानी बंद कर दूंगा, ठीक है ना। तो एक नहीं सर। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस है आर। इसको एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है और इसके सेंटर से एच हाइट पे एक फोर्स लगाई जा रही है इस पे, एफ। द फोर्स ऑलवेज एक्ट्स एट ए हाइट एच फ्रॉम द जियोमेट्रिक सेंटर। डिटरमाइन द velocity and acceleration of the lowest point at time t। टाइम टी पर जो भी लोएस्ट पॉइंट है, टाइम टी पर जो लोएस्ट पॉइंट है, उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके दिखानी है आपने। सर फोर्स कॉन्स्टेंटली लग रही है ना? यस, फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स स्टेज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन।
हाँ जी, क्या स्टेटस? फिर मतलब सोचने में कुछ कुछ जो एक बार हमने पहले क्वेश्चन किया था ऐसा ऐसा उससे लग रहा है रिलेटेड, लेकिन उससे ज्यादा मतलब एक टाइप का लग रहा है कि आंसर आ रहा है लेकिन बहुत बेकार लग रहा है। वेलोसिटी आई है शायद। चलो तो ऐसा करो, आर्यन कटियार अप्रोच बता अपनी जल्दी से, क्या यूज की? सो मैंने वो एफ का एक टैंजेंशियल बना लिया और उससे हम्म मैंने अल्फा निकाल दिया और हम्म फिर वो एफ इक्वल टू एम ए सी एम वो लगा दिया, उससे मैंने उसका वी सी एम निकाल दिया हम्म किसी टाइम पे और हम्म, ओमेगा निकाल दिया, फिर उन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया। ठीक है। तो मैं भी वही कर रहा हूँ। फिर करना तो यही था ना शायद। हाँ, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ। अर्नव। सर मैंने भी यही किया, बस अल्फा और एक्सेलरेशन। एफ पर एक्सेलरेशन एसीएम निकालना था ना, तो वो तो है ही पे हमारे पास। लोएस्ट पॉइंट की एक्सेलरेशन हाँ, निकालनी है। वो तो बस सिंपल अल्फा एसीएम आगे और एक अल्फा आर पीछे होगी। हाँ, और प्लस ओमेगा स्क्वायर आर होगा ऊपर की तरफ। हाँ प्लस ओमेगा स्क्वायर वही। आर होगा ऊपर की तरफ जो वेरिएबल होगा। हाँ मतलब वो टाइम टी पे डिपेंड करेगा ना। किसी टाइम टी पर सेंटर की वेलोसिटी वी सी, and center in this case also as the have as also has the privilege to be the center of mass. The geometric center of this wheel also has the privilege to be the center of mass, and therefore its velocity and acceleration can be calculated very easily. Acceleration of the center of mass will be F by m, because the only horizontal force acting is F and the other forces are mg and the normal contact force। और mg और नॉर्मल जो हैं इनका, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में है। सेंटर ऑफ मास जो कि ज्योमेट्रिक सेंटर भी है वो सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में चलने वाला है, तो उसकी एक्सेलरेशन एफ बाई एम। वी सी एम निकालना है तो एफ बाई एम इंटू टी आ जाएगा। ओमेगा निकालना है तो अल्फा इंटू टी आ जाएगा। अल्फा निकालने के लिए आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाओ। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब हम जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास की ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन की वजह से एक स्यूडो फोर्स लगेगी जो कि सेंटर ऑफ मास पर ही लगेगी, तो उसका टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो, mg का जीरो, n का जीरो, तो टॉर्क विल बी ओनली एफ इंटू एच। वो आर्यन इतनी मेहनत नहीं करनी है एफ का टेंजेंशियल कंपोनेंट बनाने की, एफ इंटू एच यस सर। हाँ अपॉन। सॉरी, हमेशा भूल जाता हूँ मैं, हमेशा वो एंगल निकाल के टैंजेंशियल निकालता हूँ, पता नहीं क्यों। तो अल्फा आ फिर मैं जाएगा मतलब बोल एफ रहा था कि हमने एक क्वेश्चन टू और एच पहले अपॉन टू किया बाई यस था। सर। फाइव एम आर स्क्वायर। बस ओमेगा मैंने की वैल्यू आ जाएगी हाँ जी। 5 एफ एच अपॉन 2 mr स्क्वायर। तो एट एनी टाइम टी वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट लिखनी है तो उसके लिए वी सी एम अपने को मालूम है और अपने को ओमेगा मालूम है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अपने को मालूम है। किसी भी दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी लिखनी है तो वो सेंटर के रिलेटिव सर्कल में घूम रहा होगा आर ओमेगा से, उसके अंदर सेंटर की वेलोसिटी सुपर इम्पोज कर देंगे, तो नेट वेलोसिटी उसकी वी सी एम माइनस आर ओमेगा आ जाएगी। और वी सी एम की वैल्यू एफ बाई एम इंटू टी और आर ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 5 एफ एच बाई 2 mr इंटू टी। ठीक है, तो इसमें से एफ बाई एम टी कॉमन आ गया और 1 - 5 h/2 r आ गया। तो ये लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आ गई किसी टाइम टी पर। अगर लोएस्ट पॉइंट की एक्सेलरेशन निकालनी है तो कैसे लिखें? कौन गाइड करेगा इसमें भैया बताओ? इसकी सर वो एक्सेलरेशन एसीएम है तो सर एक राइट। एसीएम, एक इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो एक ऐसे आर अल्फा है ना, हाँ सर, यस और सर। एक ऊपर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एसीएम माइनस आर अल्फा होल स्क्वायर्ड प्लस ओमेगा स्क्वायर आर होल स्क्वायर्ड। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। सभी को क्लियर है? सर उधर ओमेगा में टी आएगा ना, क्या? ओमेगा वाली एक्सप्रेशन में।
एक टी आएगा ना? हाँ, ओमेगा वाले एक्सप्रेशन में एक टी आएगा, अल्फा टी। और कुछ? ठीक है, हाँ सर। अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। अगर 5h/2r लेस देन 1 है तो वेलोसिटी ऑफ द लोएस्ट पॉइंट ग्रेटर देन 0 आएगी, तो ये फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस बनेगा। इसका मतलब अगर h की वैल्यू लेस देन 2r/5 है तो ये फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस बनेगा। अगर h की वैल्यू ग्रेटर देन 2r/5 है तो वेलोसिटी ऑफ द लोएस्ट पॉइंट विल बी लेस देन 0 एंड दिस विल बी अ केस ऑफ बैकवर्ड स्लिपिंग। लोएस्ट पॉइंट के पास पीछे की तरफ वेलोसिटी, तो वो पीछे की तरफ घिसटता हुआ आगे जा रहा है। जैसे एक स्लिपरी सरफेस पे कार है और कार को आपने फुल एक्सेलरेटर पेडल प्रेस किया और उसके व्हील्स घूम बहुत तेज रहे हैं लेकिन चल आगे धीरे धीरे रहे हैं, काइंड ऑफ अ ड्रिफ्ट। तो वो वैसा सी सिचुएशन आपको यहाँ पर फील हो रही है। और अगर एच की वैल्यू एग्जैक्टली 2r/5 है तो वेलोसिटी ऑफ द लोएस्ट पॉइंट विल कम आउट टू बी 0 एंड इट विल रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन द स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस। ठीक है, इनफैक्ट ये जो 2r/5 वैल्यू है, 2r/5, ये डेटा को आप ICM अपॉन MR से याद करो। ये जो टर्म 2r/5 आई है ये ICM/MR से आई है। अगर मैं यहाँ पे ICM को 2/5 MR² पुट करने की बजाय केवल ICM लिख के रखता अपनी कैलकुलेशंस में तो ये हमारे पास कंडीशन ऐसी आती। तो ये जो की पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट, जिससे ऊपर फोर्स लगाने पर फॉरवर्ड स्लिपिंग होती है और जिससे नीचे फोर्स लगाने पर बैकवर्ड स्लिपिंग होती है, ये एक डेटा मैं चाहूंगा आप लोगों को याद रहे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर। अगर हमारा h की वैल्यू 2r/5 है तो वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट 0 आएगी। तो वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट 0 आएगी तो VCM की वैल्यू r ओमेगा के बराबर आएगी और ACM की वैल्यू r अल्फा के बराबर आएगी। उस केस में एक्सेलरेशन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट कितनी आएगी? ओमेगा स्क्वायर आर। केवल ओमेगा² r आएगी ऊपर की तरफ। ठीक है, केवल ओमेगा² r आएगी ऊपर की तरफ और इनफैक्ट वो हमारा ICOR की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। आगे चलें। सर रुक सर। सर बस जूम आउट कर सकते हो? इतना बहुत है। यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भयंकर रफ सरफेस है। परफेक्टली रफ का मतलब है कि फ्रिक्शन कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनफाइनाइट है। ठीक है, परफेक्टली रफ सरफेस का मतलब है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनफाइनाइट है। इसके ऊपर मैंने एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर रखा
और इसके सेंटर पे एक फोर्स लगाई मैंने सेंटर के लेवल पे F, ठीक है। शो दैट however small the force may be, the sphere will not stay in equilibrium. तो मतलब ये ऑब्वियस नहीं है। भयंकर रफ है ना, फ्रिक्शन जितना हाँ। मर्जी हो सकता है। तो वो बट फिर भी फोर्स को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन F ही होगा और वो तो टॉर्क देगा ही देगा। हाँ, तो यही चीज समझनी है आपको ना। तो इसमें आप यही जस्टिफिकेशन देंगे कि द नेट फोर्स कुड नहीं, बी कि जीरो फोर्स बट एक द सेकंड नेट सर, फोर्स नेट टॉर्क विल नेवर कम आउट टू बी। नहीं हमको दिया है क्या कि फोर्स को उसी पॉइंट पे ऑफ एप्लीकेशन पे लगाना है? किस फोर्स को? जो भी फोर्स है एफ। हाँ, वो तो दिया ना, सी के लेवल पे लग रही है। ओ नहीं, ओके सी के लेवल पे लग रही है, वरना मेरे को लगा ऊपर से लगा देंगे तो क्या होगा। नहीं, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, सी के लेवल पे लग रही है। इन दैट केस वी हैव टू शो दैट हाउएवर स्मॉल द फोर्स में बी द स्फीयर विल नॉट स्टे इन इक्विलिब्रियम। सो इसकी जस्टिफिकेशन ये है कि इसकी स्लिपिंग मान लो रोक लेते हैं हम और उसके लिए फ्रिक्शन लग जाता है एफ एस। सो एफ एस इज इक्वल टू एफ हो सकता है अगर ये ना चले, लेकिन अगर एफ एस एफ के इक्वल हो भी गया तो भी इस पे एक टॉर्क तो आ ही जाएगा। टॉर्क आ जाएगा तो उसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन आ ही जाएगी, और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा ही घूमेगा, और ये परफेक्टली रफ सरफेस पे रखा हुआ तो ये आगे को चलेगा ही चलेगा, और एफ एस विल डेफिनेटली बी लेस देन एफ। क्यों भाई? अगर आगे एक्सेलरेट करेगा तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन तो अप्लाइड फोर्स से कम ही आएगा, है ना। लेकिन सर FS क्यों कम होगा? क्योंकि इसके सेंटर के पास राइट साइड की तरफ एक एक्सेलरेशन आ जाएगी, और अगर सेंटर के पास आगे की तरफ एक एक्सेलरेशन है तो डेफिनेटली आई विल हैव दिस रिलेशनशिप। चलो ऐसे करते हैं, सेंटर हम के ये पास मान कोई लेते हैं, एक्सप्रेशन क्यों है? कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज दैट द स्फीयर स्टेज इन इक्विलिब्रियम। सर वो उसी जगह पे रह के घूम सकता है। Let us suppose that the sphere stays in equilibrium. If the sphere stays in equilibrium, that means net force has 0, and therefore there will be a force Fs is equal to F. Now what about the torque? Torque about the center of mass is not 0. क्यों? mg का 0, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का 0, कैपिटल एफ का 0, ये सभी सी से पास कर रही हैं, बट एफ एस इंटू आर एक नेट टॉर्क आ रहा है, और ये आई सी एम इंटू अल्फा, और यहाँ से एक अल्फा की वैल्यू आ जाएगी क्लॉकवाइज। अब आदित्य कह रहा है सर इसका मतलब ये भी तो हो सकता है वहीं खड़ा खड़ा घूमता रहे। तो अगर ये वहीं खड़ा खड़ा क्लॉकवाइज घूमेगा, मुझे बताओ, अगर ये वहीं पे खड़ा खड़ा क्लॉकवाइज घूमेगा तो स्पिनिंग हो जाएगी ना। फिर रिलेटिव लोएस्ट पॉइंट मोशन किधर होगा ना वो जाएगा? पॉइंट ऑफ तो फिर कांटेक्ट पे। वो पीछे चल जाएगा वो तो तो लोएस्ट पॉइंट तो पीछे स्किड करेगा, तो फ्रिक्शन आगे होना आगे चाहिए, लग दैट विल जाएगी। कॉन्ट्राडिक्ट। हाँ। In that case it will slip. क्यों? यस सर। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, लेकिन ओमेगा 0 नहीं है, इसका मतलब इसका सेंटर कहीं नहीं जा रहा, लेकिन इसने एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर कर ली, तो इट विल स्लिप, which is against our beginning condition that it is placed on a perfectly rough surface, it cannot slip. So contradiction आ गई ना। So this cannot stay in equilibrium। अगर भयंकर रफ सरफेस भी हो और आपने स्फीयर के सेंटर पे फोर्स लगाई तो ये इक्विलिब्रियम में तो नहीं रह सकता, ठीक है। टॉर्क बैलेंस नहीं होगा होगा। कैसे फिर? तो होगा कैसे? तो नाउ वी अंडरस्टैंड दैट इट विल नॉट स्टे इन इक्विलिब्रियम।
सो हाउ वी आर गोइंग टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम? तो हम क्या कहेंगे, हमने इसके सेंटर पे फोर्स लगाई F and we will say that actually its center will move in this direction with an acceleration ACM, and therefore it will turn clockwise also with angular velocity alpha, and it rolls without slipping. That means whatever is the lowest point of the sphere, velocity of that lowest point must be zero. Whichever point of the sphere comes in contact with the ground, its velocity at that instant must be zero. Now velocity of the lowest point is zero. This happens when the velocity of the geometric center is equal to r omega. ये आप सभी को मालूम है? हाँ सर। Now C happens to be the center of mass also. If I differentiate that, I'll get AC is equal to R alpha. Now C is also the center of mass, so I have this condition. और ये आगे चलेगा, और अब इस पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही होगी पीछे Fs, एक नॉर्मल लग रहा होगा, एक mg लग रहा होगा, और अब क्या इक्वेशंस लिखूंगा इसके लिए? F माइनस एफ एस इज इक्वल टू m इंटू ACM, mg is equal to n, fs into r is equal to ICM into अल्फा। ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। और ACM इज इक्वल टू आर अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा को ACM बाय आर पुट कर दूंगा, तो fs की वैल्यू ICM इंटू ACM बाय आर स्क्वायर आ जाएगी। इसको और इसको ऐड कर लूंगा, तो आई विल बी लेफ्ट विद F इज इक्वल टू m प्लस ICM बाय आर स्क्वायर टाइम्स ACM। सो इसकी एक्सेलरेशन आ जाएगी F अपॉन m प्लस ICM बाय आर स्क्वायर। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ICM 2/5 mr² होगा, तो ये 5F/7m आंसर आ जाएगा। बोलो, समझ में आ रहा है हाँ सर। सभी को? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। कौन डिस्कनेक्ट हो गया है? मुकुल? नहीं यही तो फिर इसमें हम लोग सोहम के नाम से है। एक हाँ, काम तो मतलब अब मतलब पहले फिर भी डाउट नहीं था, अब अपना बोल देता, अब और ज्यादा अजीब लग रहा है कि मतलब होगा इसके सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन। सर एक और क्वेश्चन था सर। अभी पहले मेरे को 2-4 क्वेश्चन जो मैंने याद किए हैं वो डिस्कस करने थे, फिर बात करूंगा, ठीक है? ओके। मैं भूल जाऊंगा। ये क्लियर है सभी को? हाँ सर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा व्हाट शुड बी द लीस्ट coefficient of friction so that the sphere is able to roll without slipping. सर ऊपर को ही थोड़ा सा नोट करना था।
मेरे पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है आप लोगों को? नहीं सर। फिर मेरी नहीं खुद सर। की इतनी नहीं सर। ज्यादा है कि आपकी सुनाई नहीं देती। नहीं, मैं अपने ही मतलब मेरे बैकग्राउंड में कोई नॉइज तो नहीं आ रही है। जब मैं अनम्यूट रहता हूँ तो नॉर्मल पीछे से कोई हाँ और जी, आवाज नहीं आती है। मेरे में इतना ज्यादा है ना कि आपको तो सुनाई बहुत ही नहीं फेंट आती है, मतलब एकदम ही फेंट। नहीं आती मुझे तो। सर वो जूम में भी ऑप्शन होता है ना नॉइज सप्रेशन का। हाँ वो हाँ, बाय मैंने डिफॉल्ट ऑन होता ऑन है। किया हुआ है वो, तो मतलब वही मैं जस्ट कंफर्म कर रहा था। हाँ हाँ सर। हाँ जी, क्या आंसर इसका? 2f/7 mg। आर्यन, सॉरी अर्नब बोल रहा है 2f/7 mg। और कोई? सर सेम। सर सेम। पर वो ऊपर वो एफएस की इक्वेशन में डाल देना है ना। बस fs को लेस देन इक्वल टू म्यू करना, और क्या है। हाँ तो वही। मतलब मेरा देखते ही हो गया था, लेकिन मेरा आज बिल्कुल मन नहीं है कुछ भी बकवास करने का, मालूम नहीं। अच्छी बात है। तो fs नहीं से लेस एक्चुअली सर, देन आज एक बहुत बेकार न्यूज़ सुनने में मिली है। क्या हो गया है? अगली साल से जेई मेंस 4 बार होगा। हाँ, तो उसमें तुम्हें क्या तकलीफ है? क्या सर, मतलब अच्छा क्या उसमें, मतलब ऐसा हो जाएगा कि फरवरी में ही सिलेबस खत्म होना चाहिए और फिर 4 बार तक, मतलब हर बार मेंस ये एक होता है बार देख के किनारे हो जाएंगे बस। सर। एडवांस जेई की में तैयारी करेंगे एनआईटी उसके में बाद थोड़ी ना अपनी। एडमिशन लेना है। वो भी fs लेस देन इक्वल टू म्यू यहाँ से fs की वैल्यू निकाल लेते हैं। f माइनस एफ एस एम में है, तो ये 2/7 f आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन 5f/7m है। और लेस देन इक्वल टू म्यू एन, एन की वैल्यू mg, तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2f/7mg। आ रहा है सभी का ये आंसर? साहिल? सर एक सेकंड। क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है मतलब? हाँ ठीक है, हो गया। हमने ऊपर VC को R में गई कंडीशन कहाँ लगाई है जो हमने पूरा वो किया है प्रोसेस? नहीं ये इसको यहाँ यूज किया ना, अल्फा को ACM/R लिखा। अच्छा अल्फा, ओके वो तभी होगा जब VC को R में होगा। ओके हाँ हाँ हाँ। यार मैंने ये क्वेश्चन तो अभी सॉल्व करने शुरू किया, इससे पहले तो बिना इसके ही क्वेश्चन करा रहा था ना मैं आपको। हाँ वही। यस मैंने यस। तो बिगिनिंग के क्वेश्चन बिना इस कंडीशन के सॉल्व करवाए आपसे। नाउ दिस इज एन एड ऑन कंडीशन। हाँ किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। सर वो एनटीएससी को शिफ्ट किया 14th को। हो गया? हाँ यस सर। चलो ठीक है, दे पाओगे ना मतलब अब? हाँ हाँ sir। तो वैसे मेन चाचा हुआ कर दे कि एडवांस में भी उसमें से 2 बांट दें उसमें निकाल के। तो कब हो रहा है एनटीएससी? मेन चाचा हुआ कर 14th दिया, को हो रहा एडवांस है। भी 2 बार कर दें। एडवांस एक ही बार होगा। हाँ वही पता नहीं। एक 15th ऑफ डिस्क है, क्या? इसका मास m है, रेडियस r है। ये एक परफेक्टली रफ सरफेस पे रखी हुई है, और इसके ऊपर ऐसे एक प्लैंक रखा हुआ है। इस प्लैंक का मास m0 है, और इस प्लैंक को पुश किया जा रहा है F4 से। आप इस प्लैंक के मतलब मान के चले प्लैंक स्टेज हॉरिजॉन्टल बाय सम मींस, ठीक है। या फिर आप ऐसे मान लें कि ये प्लैंक किसी सरफेस पे ऐसे सपोर्ट किया हुआ है, सो दैट प्लैंक के गिरने का कोई सीन नहीं है, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है ये, ठीक है। सो दैट प्लैंक के गिरने की टेंशन नहीं रहे। if there is no slipping between the plank and the disc and the ground, determine the acceleration of the plank.
सर हाँ जी, सर हमें प्लैंक और डिस्क के बीच में कुछ चाहिए होगा क्या, मतलब प्लैंक और डिस्क के बीच में सफिशिएंट फ्रिक्शन है सो दैट देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द प्लैंक एंड द डिस्क. ओके सर. सर प्लैंक का मास m0 है ना, हाँ जी, और डिस्क का m है. यस. मेरा एक मैजिकली मिनट लगा। r एलिमिनेट हो गया, गलत है फिर. हाँ तो एलिमिनेट हो गया तो क्या दिक्कत है? आर दिया मैंने हाँ तो एलिमिनेट हो गया तो डरने वाली क्या बात है? आर पे आंसर डिपेंड ही क्यों करेगा? आंसर एफ और सॉरी सॉरी, एक सेकंड सर, फिर आंसर आ गया, एक बार बस मैं चेक कर लूं कि आंसर मैं बता कुछ तो क्या. ऐसा आना चाहिए ना यार, डायमेंशनली. हाँ 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 सर. सर सही आ रहा है। सर ए गामा 8 है, और सर मतलब वैसे नहीं, मतलब खाली f बाय अल्फा बाय गामा प्लस बीटा बाय गामा भी लिख सकते हैं ना सर? हाँ ठीक है, तो आंसर बता देना कितना है. फिर मैं एक बार अपनी पूरी कैलकुलेशन चेक कर लूं. आर्यन सो f/3/4m + m0। और कोई? सर मेरा 3/8 आ रहा है सर, तो मैं अपना आंसर बदलने में कोई ऐसा बुरी बात नहीं मानता, लेकिन फिर भी. साहिल नहीं आया अभी, समझ नहीं आया नहीं आंसर नहीं आया अभी, क्या कर रहा है? ट्राई कर क्या रहा हूँ. लिखा अभी तक? सर डिस्क है ना, हम्म तो मालूम नहीं 3/8 ठीक लग रहा है, मालूम नहीं, लेकिन आर्यन गलत नहीं हो सकता, तो वो बात भी कंसिडरेशन में लेनी पड़ेगी. नहीं, अच्छा ऐसा कुछ चलो, नहीं है, मेरा भी कैलकुलेशन। एलिमेंट्री तरीके से सोचना शुरू करते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, कोई प्री नॉन रिजल्ट्स नहीं लगाते हैं. एलिमेंट्री तरीके से सोचना शुरू करते हैं. हम प्लैंक को आगे पुश करेंगे तो प्लैंक डिस्क को आगे को पुश करेगा और बदले में डिस्क प्लैंक को पीछे पुश करेगी. और ऐसा तभी पॉसिबल है जब इनके बीच में फ्रिक्शन हो, और फ्रिक्शन होगा क्योंकि ऐसा बोला गया कि प्लैंक और डिस्क के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होती है. तो एक स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1 प्लैंक पे पीछे लगेगी और एक स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1 डिस्क पे आगे लगेगी. इसके अलावा एक स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिस्क पे पीछे लगेगी और ग्राउंड पे आगे लगेगी, ऐसा मैंने मान लिया. और मैंने ये मान लिया कि प्लैंक आगे जा रहा होगा, डिस्क का सेंटर आगे जा रहा होगा और ये ऐसे घूम रही होगी. अब डिस्क के सेंटर की एक्सेलरेशन मैं a1 मान लेता हूँ, प्लैंक की एक्सेलरेशन a2 मान लेता हूँ और इसको अल्फा से घूमता हुआ मान लेता हूँ. यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को एक mg मालूम है, यहाँ लग रहा होगा, एक यहाँ से n लग रहा होगा, एक डिस्क और इसके बीच में प्लैंक पे ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, इस पे नीचे लग रहा होगा, n' लिख लेते हैं. ये फ्री बॉडी डायग्राम्स हो गई, ये फोर्सेज होगी. इसके अलावा यहाँ भी कुछ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, n" लिख लेते हैं इसको. For the plank, I can write F minus F1 is equal to m0 into a1. a2 इसको a0 लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा. m0 into a0 ही निकालना है अपने को. कोई डाउट यहाँ तक? मुकुल, ओम मेहता, तू क्या सोच रहा है? किया तो ऐसे ही था, कर भी ऐसे ये इतना जल्दी कैसे हो गया? मैं भी ऐसे ही कर रहा था. तो अब डिस्क की बात करते हैं. डिस्क पे F1 माइनस F2 इज इक्वल टू m इंटू ए लिखे गए, इसको ए ही लिख लेते हैं खाली. और डिस्क के लिए F1 इंटू आर प्लस F2 इंटू आर इज इक्वल टू आई डिस्क mr²/2 इंटू अल्फा लिख लेते हैं. यहाँ तक कोई दिक्कत साहिल? नहीं सर. ये लिखा है तूने सब? यस सर. तो देर नहीं लगनी चाहिए थी. अब अगर ये डिस्क ग्राउंड पे परफेक्टली रफ ग्राउंड पे चल रही है तो डिस्क के सेंटर की वेलोसिटी vc और डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मस्ट बी रिलेटेड बाय द रिलेशनशिप vc इज इक्वल टू r ओमेगा.
और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a इज इक्वल टू आर अल्फा, vc का डेरिवेटिव डिस्क के सेंटर की एक्सेलरेशन, ओमेगा का डेरिवेटिव अल्फा। तो यहाँ एक आर इस आर से काट देता हूँ, एक आर अल्फा को a लिख देता हूँ, तो f1 प्लस f2 इज इक्वल टू m a/2। एक इक्वेशन थी f1 माइनस f2 इज इक्वल टू ma। इन दोनों को अगर ऐड कर दूंगा तो 2f1 इज इक्वल टू 3m a/2। तो f1 की वैल्यू 3m a/4 आ गई। यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। अब डिस्क के टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी ए नॉट है। vc प्लस आर ओमेगा होगी, जो कि प्लैंक की वेलोसिटी के बराबर होगी। क्यों भाई? हाँ यस सर। बोलो, सभी को ये बात समझ में आती है? डिस्क Yes, और sir. प्लैंक के बीच में अगर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है तो डिस्क का जो टॉप पॉइंट है और जो प्लैंक का बॉटम पॉइंट है जो डिस्क को टच कर रहा है, वो दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे होने चाहिए। तो प्लैंक की वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू vc प्लस आर ओमेगा, और आर ओमेगा इटसेल्फ vc है, तो v नॉट मस्ट बी इक्वल टू 2vc, और इसका मतलब a नॉट मस्ट बी इक्वल टू 2a। तो a की जगह मैं यहाँ पे a नॉट बाय 2 लिख देता हूँ, तो ये 3/8 ma नॉट आ जाएगा, और एक f माइनस f1 इज इक्वल टू m नॉट a नॉट। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो आर्यन का आंसर गलत हो जाएगा। सर बस सर मेरा हो गया सर, मैं अभी आंसर क्या है वैसे? बस मैं और नहीं जीना चाहता, मैं है कि मैं और नहीं जीना चाहता। मतलब आप सोचो सर, मतलब सेटिस्फेक्शन आर्यन को गलत प्रूव किया, अर्नव से मुझे इसी पल में मर जाने दो, बिकॉज आगे कभी ऐसा हो ना हो है। सर सीधा हाँ, सर, यही acceleration आया भी था equal कर आंसर। सकते हो ना? आंसर यही सीधा आया acceleration था। भी equal कर सकते हो ना? सीधा Acceleration भी equal कर सकते हो। यार, दो पॉइंट्स के बीच में अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो उनकी वेलोसिटी सेम है, एक्सेलरेशन सेम होने की क्या गारंटी है? मतलब इनिशियल तो But जीरो, उससे एक्सेलरेशन सेम ही होंगे। ऐसे at समझ, every instant है ना सर वो तो। ऐसे समझ, acceleration भी equal। ऐसे समझ, ध्यान से सुनना जरा। प्लैंक के आ गया प्लैंक, ये रहा प्लैंक, ये प्लैंक है और ये डिस्क है। ध्यान से समझेंगे आप। ये जो डिस्क के ऊपर ये वाला पॉइंट है और जो प्लैंक पे ये वाला पॉइंट है, ये दोनों स्लिप नहीं कर रहे हैं, तो अभी दोनों की वेलोसिटी सेम है। बट क्या अगले मूवमेंट पे भी इन दोनों पॉइंट की वेलोसिटी सेम है? इससे अगले मूवमेंट पे नहीं सर, जो पॉइंट वहां पे आएगा वो उसकी और उसकी वेलोसिटी सेम होगी। है ना, किसी और पॉइंट की वेलोसिटी, डिस्क के किसी और पॉइंट की वेलोसिटी उससे इक्वेट होगी ना। तो आप इस पॉइंट की एक्सेलरेशन को उसके बराबर कैसे कह सकते हो? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों बराबर होने का मतलब है अगले मूवमेंट पे भी दोनों की वेलोसिटी बराबर आने वाली है। अच्छा चलो, दूसरी चीज ऐसे समझ ध्यान से। मैं तेरे से ये पूछूं कि डिस्क के ऊपर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या है? अगर डिस्क के सेंटर की एक्सेलरेशन ac है, डिस्क की एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो आपसे मैं पूछूं डिस्क के टॉप मोस्ट पॉइंट की एक्सेलरेशन कितनी है? क्या जवाब देगा? आगे की तरफ ac प्लस आर अल्फा। और सेंट्रीफ्यूगल भी हो ओमेगा गया। तो क्या प्लैंक के ऊपर भी इस पॉइंट की एक्सेलरेशन इतनी ही है? नहीं, प्लैंक नहीं वाले सर। पॉइंट की एक्सेलरेशन केवल ac प्लस आर अल्फा है। मतलब सिर्फ टैंजेंशियल बोल रहा था। हाँ, तो बेहतर क्या है? केवल ये सोचना कि डिस्क के किसी भी टाइम t पर जो भी टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी और प्लैंक की वेलोसिटी सेम वेलोसिटी उनको होंगी। आपस में इक्वल रखना। हाँ सर। ठीक है साहिल? यस सर। हाँ तो वी शुड नॉट इक्वेट दी एक्सेलरेशंस फॉर नो स्लिप, वी शुड इक्वेट दी वेलोसिटी। वेलोसिटी। आर्यन क्या गलती थी? तो मैंने वो तू भूल गया होगा कि वो 2 टाइम्स होगा। नहीं, मैंने वो टॉप, हाँ वही टॉप मोस्ट पॉइंट का एलिमेंट्री तरीके से नहीं सोचा था, डायरेक्टली इक्वल मान लिया था दोनों का।
तूने डिस्क के सेंटर की एक्सेलरेशन और प्लैंक की एक्सेलरेशन इक्वल मान ली। हाँ सर, गलत किया तो। मतलब बिना सोचे समझे क्वेश्चन सॉल्व किया, इसका मतलब। क्या सर वो गलती मैंने भी की है एक बार। बाकी पब्लिक को क्लियर है? हाँ सर, ये आ गया था। ओम मेहता, हाँ सर समझा। अर्नव जैन, यस सर, क्लियर है। अब यहाँ पे एक खास केस यूनिफॉर्म राउंड बॉडीज की रोलिंग का ग्राउंड पे, जो कि मैं अभी तक ले ही रहा हूँ आपके साथ, इसको मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, लेकिन ये जनरलाइजेशन मैं बहुत डरते हुए करता हूँ कि आप केवल इसी को याद ना कर लें। फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, मेमोराइज करने के काम आता है। यूनिफॉर्म राउंड बॉडीज रोलिंग ऑन ए फ्लैट सरफेस। अगर आपकी यूनिफॉर्म राउंड बॉडीज रोल कर रही हैं एक फ्लैट सरफेस पे, एंड दिस फ्लैट सरफेस में बी अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड अ फोर्स में बी एक्टिंग, और दिस फ्लैट सरफेस में बी एन इंक्लाइंड सरफेस एंड द कंपोनेंट ऑफ द वेट mg sin थीटा में बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, मतलब ये एक स्टैंडर्ड केस है जो आपने याद भी करना है, लेकिन इतने अच्छे से याद करना है कि पता चले कि ये केस लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है। ठीक है, ये भी अच्छे से याद रखना है। तो एक मैंने यूनिफॉर्म राउंड बॉडी ली। व्हेन आई से यूनिफॉर्म राउंड बॉडी, इसका मतलब कोई रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सिलेंडर, सॉलिड, हॉलो, कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, सो दैट उसका ज्योमेट्रिक सेंटर और सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करते हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के बोट ICM है, मास m है, रेडियस r है। अगर मैं इस पे कहीं पर भी फोर्स लगाता हूं F, and if we have sufficiently rough surface, if we have sufficiently rough surface so that it rolls without slipping, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक इम्पॉर्टेंट सीधा तरीका, इसका सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन ACM होगी, इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगी, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM होगी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी, लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी, जिससे VCM की वैल्यू r ओमेगा के बराबर आएगी और ACM की वैल्यू r अल्फा के बराबर आएगी। लोएस्ट पॉइंट की एक्सेलरेशन केवल ओमेगा स्क्वायर r होगी, किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो लोएस्ट पॉइंट की एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगी, ओमेगा स्क्वायर r। तो ये हमारा ICOR है, बोलो। यस सर। अगर मैं इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस आइडेंटिफाई करूं तो एक mg लग रही होगी, एक n लग रहा होगा और एक fs लग रहा होगा। इन सभी का टॉर्क अबाउट ICOR 0 आएगा, तो केवल f का टॉर्क बचेगा, बोलो। और अगर फोर्स मेरी सेंटर से h हाइट ऊपर लगी है तो टॉर्क अबाउट ICOR f इंटू h प्लस r आएगा, और ICOR के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM प्लस mr स्क्वायर होगा इंटू अल्फा। यहां से एंगुलर एक्सेलरेशन एक स्टेप में आ जाएगी, और यहां से सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन एक स्टेप में आ जाएगी। इसके बाद F माइनस FS इज इक्वल टू MACM करके और ACM की वैल्यू पुट करके F आ जाएगा सीधा। फ्रिक्शन फोर्स कितनी आएगी? हाँ जी बोलो। तो एक तो ये दो स्टेप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई डाउट?
नहीं सर। सर पहली बात तो हमें ये कि अगर सिंपल कोएफिशिएंट फ्रिक्शन दिया होता तो हमें एक ही से पता चलता है कि सफिशिएंटली रफ है या नहीं। तो अगर आपको कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है तो लॉज ऑफ मोशन में सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वही रहते थे जिसमें फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट दिया रहता था और एक्सेलरेशन निकालनी होती थी। तो देयर वर ऑलवेज टू पॉसिबल केसेस। कौन कौन से? स्लिपिंग हो रही है या नहीं हो रही है, तो अपने को टू स्लिप और नॉट टू स्लिप ये डायलेमा सॉल्व करना है ना? कैसे हाँ सॉल्व करते हैं ये डायलेमा? अलग क्या अलग एल्गोरिदम सिखाया था इसके लिए? मान अलग लेते अलग हैं VCM नहीं VC होता। R में करके मान लेते हैं कि स्लिपिंग नहीं हो रही, एफ निकाल लेते हैं और फिर उसको लेस देन इक्वल टू म्यू कर देते हैं। अगर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई तो बच गए, नहीं तो मेहनत बर्बाद हो गई। और फ्रिक्शन को काइनेटिक लेके ये वाली इक्वेशन हटा के उसकी जगह फ्रिक्शन को म्यू एन लेके सॉल्व करना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? बोलो। यस सर। सर म्यू एन ही होगा पूरा फ्रिक्शन, कुछ कम नहीं होगा ना उससे उससे? कम होगा ना यार इनइक्वालिटी। लेस देन इक्वल टू म्यू एन आ गया तो बच गए, नो स्लिपिंग। और अगर एफ उससे की ज्यादा आ वैल्यू रहा म्यू तो एन से कम नहीं आई तो गलत हो हाँ। गई सारी कैलकुलेशन। देन यू नीड टू हम्म रिजेक्ट दिस assumption ACM is equal to R alpha. Instead you have to हम्म। take the force of friction as mu n and then you have to separately calculate A and alpha. ये मैं पूछा था कि म्यू एन ही लेंगे या कुछ कम हो सकता है उससे? स्लिपिंग हो रहा है ना फिर तो म्यू एन लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, सॉरी है सर। एफ सॉल्व करके बताओ कितना आया। सर एफ इंटू ICM माइनस MRH बाई ICM माइनस MRH बाई ICM प्लस MR स्क्वायर। ICM माइनस MRH ना? माइनस आएगा शायद। बाकी पब्लिक ये सर यही आ रहा है। सर आई वुड प्रेफर टू गो विद माइनस सर। माइनस ही है ना? मैं तूने शायद प्लस बोला था, मैं क्या था मतलब, और इन्होंने फिर बोला ना कि माइनस आएगा ना। 1 मिनट होल्ड अच्छा करो, वो ठीक है? अच्छा। हाँ जी। आ गया ये आंसर सभी का? यस सर। अब जरा इस क्लेम को वेरीफाई करके देखते हैं दोबारा से ये ठीक है कि नहीं। तो ध्यान से देखो, अगर आपका H लेस देन ICM बाय MR आया तो FS ग्रेटर देन 0 आएगा। यानी कि फ्रिक्शन मैंने जिधर को माना था उधर ही लगेगा। और बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन कब लगता है? जब फॉरवर्ड स्लिपिंग की टेंडेंसी होती है। क्यों? और ये थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं कि अगर H लेस देन ICM बाय MR होता तो लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी इन दी एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन फॉरवर्ड आ रही थी। हाँ जी, है कि नहीं?
हमने अभी स्मूथ सरफेस पे देखा था कि अगर मेरी फोर्स H लेस देन ICM/MR पे लग रही है तो लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रही थी। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो लोएस्ट पॉइंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्वायर करता है, इसलिए फ्रिक्शन बैकवर्ड आ रहा है। और यही अगर H मेरा ICM/MR से ज्यादा होता तो Fs ग्रेटर देन 0 की बजाय लेस देन 0 आता। और लेस देन 0 मतलब जिधर मैंने सोचा था उससे उल्टा, मैंने तो पीछे की तरफ सोचा था ना, तो एक्चुअली फ्रिक्शन फॉरवर्ड आता। और इसका मतलब इसकी बैकवर्ड स्लिपिंग की टेंडेंसी होती। क्या उस एग्जांपल से रिलेट कर रहे हैं जिसमें मैंने स्मूथ सरफेस पे H हाइट पे फोर्स लगाई थी? जब उसमें H ICM/MR से ज्यादा था, लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में आई थी। तो अगर लोएस्ट पॉइंट बैकवर्ड स्लिप करने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा उस पे। और फाइनली अगर H की वैल्यू ICM/MR होती तो हमारा फ्रिक्शन 0 आता। क्यों 0 आ रहा है फ्रिक्शन? क्योंकि अगर मेरी अप्लाइड फोर्स H = I/MR हाइट पे लग रही है तो मेरी अप्लाइड फोर्स इसको ट्रांसलेशन और रोटेशन इस तरीके से दे रही है कि लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी अपने आप ही 0 आती है। तो द सॉलिड स्फीयर और द ऑब्जेक्ट डज नॉट एक्वायर अ टेंडेंसी टू स्लिप. So if it has no tendency to slip, then there is no friction. So even on the rough surface, there may not be any force of friction acting on it. क्लियर है ये बात आपको? यस सर। एक आदमी का जवाब आया। यस हाँ सर, सर क्लियर है। हाँ हाँ सर सर। क्लियर है। यस सर क्लियर है। ठीक है, ये ICOR के अबाउट टॉर्क = I अल्फा लगाने वाला फंडा इंटरेस्टिंग है, याद रखें। और ये काम आता है यूनिफॉर्म राउंड बॉडीज रोलिंग ऑन फ्लैट सरफेस पे। ठीक है, क्लियर कर दूं? सर 2 सेकंड बस एक जूम आउट कर दो, नीचे वाला पोर्शन देखना था। ठीक है, यस सर। यस सर हो गया। ठीक है, चलूं आगे। यस सर। एक परफेक्टली रफ इंक्लाइंड सरफेस तैयार किया गया है रेस लगाने के लिए रोलिंग बॉडीज की। यहां से एक साथ एक रिंग, एक डिस्क, एक हॉलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर छोड़े गए हैं। क्या रिजल्ट आएगा रेस का? सर फायदा क्या सर? वी डू नॉट कंसीडर मटेरियलिस्टिक रेसेस ना सर। तो इसमें ऐसा कुछ होता है ना कि जो आई जिसका सबसे कम है वो फर्स्ट आता था, या पता ज़्यादा नहीं वाला। क्या होता था, सॉल्व करके बता लॉजिकली। नहीं लॉजिकली या सॉल्व करके सर? लॉजिकली सॉल्व करके बता दो, मतलब लॉजिकली भी तो सॉल्व ही करते हैं, या लॉजिकली बिना सॉल्व किए बता देते हैं? लॉजिकली तो बिना सॉल्व किए नहीं, बताओ। वो इलॉजिकली बिना सॉल्व किए बताते हैं, जैसे कुणाल। ओ मैं करता हूँ, ओके। ओ ओके, तो मेरे को बोल रहे हो कि लॉजिकली सॉल्व करके बताओ। ओके ओके।
unless your logic is deadly. Sir, it is highly deadly, sir. Sir, ring, hollow sphere, these, और सर फोर्थ पोजीशन में सर फिर अभी बहुत कंफ्यूजन फोर्थ मालूम नहीं तो एक ही तो बचा। ओ रिलेशन या वो पहुंचा ही नहीं। नहीं सर पहुंच गया सर, ऐसी बात नहीं है सर। ये कंफ्यूजन तो तो तभी हो मतलब सकती है सर जब सॉलिड स्फीयर रेस के बीच में से भाग गया हो। इसे हॉलो स्फीयर ने उसे धक्का दे दिया। रोलिंग स्टार्ट ही नहीं किया हो। हॉलो इधर को निकल के इधर से गिर गया। नहीं सर, उसका एक्चुअली मैंने सर डिस्क्वालीफाई। एक्चुअली उसको ना ट्रांसपेरेंट पेन किया ना, तो मालूम ही नहीं पड़ा कब पहुंच गया। और कोई? केसी आज कोई जवाब नहीं दिया तूने, क्या बात है? सर इस चैप्टर में सबसे कम वैल्यू पुटिंग होती है ना सर। वो बेटा चले गए क्या? सर उन सबका क्या सेम था? क्या सेम था? कुछ भी सेम नहीं था भाई। एक ही टाइम पे स्टार्ट किया था। ऑल स्टार्टेड एग्जैक्टली एट t = 0। उनका पार्शियलिटी रेडियस नहीं सेम होगी। था, मास सेम था, क्या सेम था? कुछ भी सेम नहीं था। एक सेकंड, ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा चलेगा। मटेरियल सेम था। चलो हाँ वही सर, सर सेम होना जरूरी है नहीं सर। नहीं, मटेरियल भी नहीं, मास डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर सेम था। मतलब सब यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म रिंग है, यूनिफॉर्म डिस्क है, यूनिफॉर्म होलो स्फीयर है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। सर सैम पेपर को रिलीज करेंगे तो सेम नहीं बैठेगा ना सर? सैम पेपर अगर एक और दूसरा नहीं है तो सेम नहीं बैठेगा ना, क्या बैठ जाएगा फिर भी? क्या चीज सेम नहीं है? मतलब एक सैम पेपर का बनाया हुआ और दूसरा नहीं बना सैम पेपर का, तो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बस एज लॉन्ग एज इट इज परफेक्टली रफ इंक्लाइंड सरफेस और ये अपने आप में यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स हैं। हाँ सर यही आ रहा। अर्नव जी पता नहीं सर मेरा क्या। सर एक बार 2 मिनट दे दो सर, उल्टा क्यों आ रहा है पता नहीं। नहीं, हाँ सॉरी सॉरी, वही उल्टा आ रहा है ठीक है सर। मैं क्लास सर। वो जिसका ज्यादा के होगा उसका तेरे को बोला कम था प्रत्युष तू acceleration निकल होगा। ले। तूने एक बार आर्यन को गलत साबित कर दिया, बहुत था तेरे लिए। सर वो उसका हाँ सर मेरा भी एक्सेलरेशन उल्टा आ रहा sin है। थीटा बाय 1 + k² एग्जैक्टली उल्टा आंसर बताया प्रत्युष ने। यस सर भाई उल्टा आ रहा था इसलिए। हाँ सर इसीलिए मैं पूछा उसमें क्या सेम है, मेरा उल्टा आ रहा है कि मैं कुछ और बोल रहा हूँ। और सर प्रत्यय ने बोला तो अच्छे से था, तो नहीं गलत तो नहीं लग रहा था उसका, कि कॉन्फिडेंस से बोला था। वो बात नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ग्रेट है ना। मल्टीपल तरीके हैं इसको नहीं एनालाइज ठीक है करने सर, के। हो गया, उल्टा आ रहा है सर। मतलब एक रफ सरफेस पे मैंने इस राउंड बॉडी को छोड़ दिया तो इस पे लगने वाली फोर्सेस mg sin थीटा, mg cos थीटा, n और एक fs किधर को लग रहा होगा? बैकवर्ड या फॉरवर्ड? मतलब पीछे इधर की Backward. तरफ या इधर की तरफ? बोलो। बैकवर्ड। बैकवर्ड, हाँ बैकवर्ड। इसमें तो पक्का ही लग रहा है कि बैकवर्ड ही लग रहा होगा ना, fs है ना। तो क्योंकि ये यूनिफॉर्म राउंड बॉडी की प्योर रोलिंग हो रही है तो मैं सीधे mg sin थीटा टाइम्स r = ICM प्लस mr² इंटू अल्फा करके अल्फा निकाल सकता हूँ। यस सर ये किया। तो मैंने सब कुछ सही निकाला, फिर लास्ट में के बाद मालूम मैंने सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकाल ली,
वो आएगी आर अल्फा, और ध्यान से देखना मैं उसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख रहा हूं ऐसे, यस सर। ठीक है। लेट अस कॉल दिस रेशियो एज बीटा। सो एक्सेलरेशन इज जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। बीटा किसका सबसे ज्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन सबसे कम होगी, और बीटा किसका सबसे ज्यादा होगा? रिंग का। यस सर। तो रिंग के सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन सबसे कम आएगी, जिसका बीटा सबसे ज्यादा, बीटा मतलब आईसीएम सबसे ज्यादा। तो सबसे कम आईसीएम रिंग का होता है एम आर स्क्वायर, उसके बाद इसका आता है 0.67 एम आर स्क्वायर होलोस्फीयर का, फिर 0.5 एम आर स्क्वायर, और फिर ये 0.4 एम आर स्क्वायर। ऐसे होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनके। ये रिंग है, ये होलोस्फीयर है, ये डिस्क है, और ये सॉलिड स्फीयर है। तो रिंग सबसे नीचे जाएगी, उसके बाद नंबर आएगा डिस्क का। तो डिस्क तो ठीक बताई थी इसने। हाँ उसके बाद होलोस्फीयर का, उसके बाद सॉलिड स्फीयर का। एग्जैक्टली उल्टा कहाँ आ रहा है? एक तो ठीक बता दिए दो इसने, नहीं नहीं, एक मिनट, सेकंड सर थर्ड वैसे ठीक ये कैसे बता मॉड्यूल दिए? में है क्वेश्चन सेम टू सेम। ये मॉड्यूल में है। हाँ है, 45 इलस्ट्रेशन नंबर तुम्हारा आज ही किया मॉड्यूल था में मैंने। क्या आता है सर? तो मतलब तो तो तुम उल्टा चाहते हो ही मैं तो ऐसे होगा, क्वेश्चन कराऊं जो मॉड्यूल में नहीं हो? सेकंड नहीं, वाला HS डिस्क होगा ना। HS सर नहीं हो डिस्क रहा होगा ना, सेकंड 2 बार भी होंगे तो। भाई, HS थर्ड नहीं हुआ। अच्छा सेकंड डिस्क हुआ, बिल्कुल सर अब मेरी मैं गलती, और ज्यादा माई सोचने बैड। लगा कि मतलब मेरा पूरा उल्टा भी क्यों नहीं आ रहा है। हाँ माई बैड। तो ये ऑर्डर आएगा ना, तो सॉलिड स्फीयर डिस्क होलोस्फीयर रिंग, सॉरी। सर ठीक है, तो मैंने ये मैंने ऑर्डर आएगा। नहीं दिया सर, जाने दो। मतलब सर मैंने पूरा सही तो सोच वैसे लिया, इसका फिर मैं खुद मैंने भी नहीं समझ पा रहा, मेरे को क्यों लगा कि जिसका ज्यादा होगा उसका ज्यादा आ रहा है। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर, बस एक बार राइट में जूम आउट कर दोगे? हाँ सर, मतलब फिजिक्स इतनी टफ क्यों है सर? फिजिक्स कहाँ टफ है, केमिस्ट्री टफ है। केमिस्ट्री इज द बेस्ट सर, केमिस्ट्री को मतलब कुछ है ही नहीं केमिस्ट्री। मेरे से पूछ, समझ ही कुछ नहीं आता मुझे तो। सर मैथ्स और फिजिक्स दोनों केमिस्ट्री पे टॉवेल देते, सबसे इजी केमिस्ट्री है बट एक्चुअल में। साहिल कुछ कमेंट्स? साहिल से जी सबसे क्यों टफ पूछ होती है रहा है भाई? सबसे टफ क्या है? केमिस्ट्री। सर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज हाँ इजीएस्ट है, मतलब केमिस्ट्री में बात ही नहीं करनी चाहिए सर, मतलब केमिस्ट्री मतलब सर साहिल के लिए केमिस्ट्री। इजीएस्ट क्या मैथ्स? इजी नहीं है बट कंफर्टेबल ज्यादा मैथ्स का। केमिस्ट्री टफ लगता है इसलिए अमित सर इसको ही ट्रस्ट करते साहिल को। क्यों मैथ्स में क्या मतलब कंफर्टेबल लगता है? वैसे ही पूछ रहा हूँ मतलब। मतलब किया हुआ है काफी सारा, हम्म, थोड़ा बहुत सिमिलर भी है ओलंपियाड से, तो ऐसा लग थोड़ा रहा है कि अब सेम जोन में है अभी भी। ठीक है। सर मतलब केमिस्ट्री में तो ई भी आता है ना सर, केमिस्ट्री में इजी में भी ई आता है, तो लॉजिकली भी केमिस्ट्री सबसे इजी हो गया ना। मैथमेटिक्स में कितने सारे ई आते हैं? एक ही आता है। सर मैथ्स बोलते हैं सर, सर टाइम हाँ, टेबल में भी तू मैथमेटिक्स लिख के नहीं मैथमेटिक्स आती। बोलना शुरू कर दे, तेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। इधर आ जाओ वापस। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनो। स्पीड नेक्स्ट बतानी क्वेश्चन, द है सबसे रियल नीचे क्वेश्चन इज पहुंचने नाउ। में, असली क्वेश्चन अब है, ये नकली सबके था। नीचे पहुंचने में स्पीड बतानी है। अगर म्यू सफिशिएंट है केवल और केवल, नहीं, अगर म्यू सफिशिएंट है डिस्क की जस्ट स्लिपिंग रोकने के लिए, तो रेस का रिजल्ट क्या होगा? म्यू इज जस्ट sufficient to prevent the slipping of disk, तो रेस का एंड रिजल्ट क्या होगा? सर क्वेश्चन वापस रिपीट कर सकते हो?
if the surface is not perfectly rough, instead the coefficient of friction mu is just enough to prevent the slipping of the disc, what would be the result of the race? Okay. क्या ढूंढने तो नहीं चलेंगे चारों ऑब्जेक्ट ऐसे कि रेस करा के देखेंगे? नहीं सर। सर 1 मिनट बस। कल का होमवर्क कर लिया ना? हाँ सर। कौन सा? वही जो एक तो मैंने वो नोट्स में से क्वेश्चन बोला था और एक मैंने वो 18-20 क्वेश्चन की शीट दी थी, एक वो 17 दोनों ही क्वेश्चन कर की। सर वो वाली शीट बाकी हो है गई सर, है। वो आज कर। शीट पूरी नहीं हुई, आज कर लेंगे। कर लो बेटे, अच्छी शीट है वो नोट्स बचे मेरे, शीट हो गए ना। ठीक है, शीट कैसी है? दोनों करने जरूरी है। शीट ठीक है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी लेके सॉल्व करनी है। उसमें आंसर्स दिए हैं क्या? हाँ सर, उसे आंसर्स नहीं दिए ना उसमें। नहीं दिए उसमें। हाँ तो इसका मतलब ये थोड़ा कि तुम निकालोगे नहीं आंसर। नहीं सर, मतलब निकालेंगे नहीं, मतलब आपने ऐसे बोला ना कि 9.81 लेके सॉल्व करा, मतलब हाँ तो आंसर मैच करेंगे ना आंसर, मेरे पास है आंसर। ओ पेन सर, तो लेके ये एसेट्स टेस्ट हो गया ना हमारा, लेकिन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ऐसा टेस्ट। 10 लेकर कर दिया आपने। मैंने भी। तो अपने आंसर को 0.981 से मल्टीप्लाई कर दो। सर किसी दो का सेम आ सकता है इनमें से?
क्यों नहीं आ सकता? टाई नहीं हो सकता? अलाउड नहीं है क्या? नहीं सर, ह्यूमन एरर है सर ना। वैसे टाई आंसर के कैसे हो हिसाब से होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे बता दो। आंसर दे, डरता क्यों है? डिस्क, फिर HS और R, और फिर SS। हाँ तो सबसे पहले कौन? डिस्क। हाँ डिस्क फर्स्ट आएगी। हाँ, फिर कुछ गलत किया। एक सेकंड सर, एक सेकंड दे दो, कुछ गलत किया। कोई तो बताओ आंसर यार, तरस गई मेरे कान सुनने के लिए सर आंसर। थोड़ी देर रुक जाइए सर। सर बस इतना पता है, सॉलिड स्फीयर डिस्क के पहले पहुंचेगा। और वो रिंग और हॉलोस्फीयर एक साथ पहुंचेंगे फर्स्ट पे, हाँ इतना वो भी और आएगा। सॉलिड स्फीयर पहले और फिर डिस्क। कितना सर मुझे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए होगा हाँ, टू प्रिवेंट SS, स्लिपिंग? डिस्क, हॉलोस्फीयर और RR। बड़ी गलती। सर tan θ/3। तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई mg sin थीटा माइनस fs इज इक्वल टू ma होगा, और इसमें ma की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। ma की वैल्यू आएगी मेरे पास mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ से fs की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास mg sin थीटा, तो बीटा टाइम्स mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो fs की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस 1 बाई बीटा, एंड fs हैज टू बी लेस देन इक्वल टू म्यू n, और n की वैल्यू म्यू mg cos थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1 बाई बीटा। सो ये मेरे पास मिनिमम कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया टू प्रिवेंट स्लिपिंग। तो जिसका बीटा मैक्सिमम होगा उसके लिए म्यू रिक्वायर्ड भी मैक्सिमम होगा, और जिसका बीटा लीस्ट होगा उसके लिए म्यू रिक्वायर्ड भी लीस्ट होगा। तो इसका मतलब सॉलिड स्फीयर को लीस्ट म्यू चाहिए होगा, फिर डिस्क को, फिर हॉलो स्फीयर को, और फिर रिंग को। तो सॉलिड स्फीयर के लिए जो म्यू रिक्वायर्ड है लेस देन, ठीक लिखा मैंने, कुछ गलत तो नहीं कर दिया? नहीं सर ऐसे ही यार था। लेस देन। हाँ सर। तो अगर मेरा फ्रिक्शन इतना है सरफेस पे तो वो इससे तो ज्यादा है, तो वो यानी तो सॉलिड स्फीयर प्योर हो रोल जाएगा। करता हुआ नीचे आएगा, हाँ सर। डिस्क भी रोल करती हुई नीचे आएगी, हाँ सर। और रिंग और होलोस्फीयर स्लिप करते हुए नीचे आएंगे। ठीक है, अब जो लोग स्लिप करते हुए नीचे आएंगे उनकी एक्सेलरेशन g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा आएगी, क्योंकि उन पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक लग रही होगी, तो सीधे mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma करेंगे। तो रिंग और हॉलोस्फीयर दोनों की एक्सेलरेशन g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा आएगी। व्हाट अबाउट डिस्क? उसका भी सेम आएगा ना? की भी इतनी ही आएगी। हाँ वही। क्यों? क्योंकि डिस्क के लिए जस्ट फ्रिक्शन सफिशिएंट है, तो उसके लिए स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर ही होगा, यानी म्यू mg cos थीटा ही होगा। हाँ सर। So there will be a tie between
डिस्क, अरे रिंग एंड सॉलिड स्फीयर, हेमिस्फीयर ना, हॉलो स्फीयर। हॉलोस्फीयर सॉरी। सॉलिड स्फीयर सबसे आगे रहेगा। व्हाट अबाउट दी, अब जीतेगा कौन, ये तीनों या सॉलिड स्फीयर? सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सॉलिड क्यों? स्फीयर, क्योंकि डिस्क तो उसका पहले भी AC रोल ज्यादा कर है। रही थी और बाद में भी, लेकिन सॉलिड स्फीयर भी जीता और था। ये दोनों रोल कर ही रहे हैं, और उसमें से तो पता ही है कि रोलिंग में तो सॉलिड स्फीयर जीतता। तो सॉलिड स्फीयर फर्स्ट, डिस्क, रिंग और हॉलो स्फीयर में टाई। हाँ सर, यही आया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये मॉड्यूल में नहीं होगा। सर एक इजी क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन दो ना जो खाली मुझसे ही हो। तेरा नाम, ये तो सब बता प्रत्युष। देंगे, क्या फायदा है। सर नाम ऐसी चीज है सर जो मुझसे ज्यादा बाकी लोग मेरा बुलाते हैं सर, तो वो तो चांस भी नहीं था कि मुझसे होगा। तो अपने मम्मी पापा का लैंडलाइन नंबर बता। 255971 बीच में आवाज कट गई थी क्या, मालूम नहीं। नहीं, बस ये तेरा ही ठीक है और किसी का ठीक नहीं है। सर हो सकता है गलत हो, ये भी चेक करना पड़ेगा ना। कर ले, चेक कर ले हाँ सर। ना, चेक करने दो सर, क्योंकि शायद इन लोगों ने रियलाइज नहीं करा कि बीच में शायद आवाज कट गई थी। हाँ, चुप हो गया तो तू एक डिजिट खा गया तू। नहीं सर, वो मैं चुप नहीं होता, वो गलती से मेरा बटन वो म्यूट पे दब गया, मालूम नहीं कैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ये क्लियर है सभी को? हाँ सर, क्लियर है। एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फ्रिक्शनलेस टेबल, ठीक है, और इसके ऊपर एक बार रखी हुई है। और अगर आपको याद हो तो सेंटर ऑफ मास की जब मैंने इंट्रोडक्शन देनी शुरू की थी, तो तब मैंने ये एग्जांपल रखा था कि भाई एक सिंपल ट्रांसलेट करने वाले ऑब्जेक्ट की जगह अगर एक बार ले लें और बार पे फोर्स लगाएं तो क्या होगा, इसके डिफरेंट पॉइंट्स डिफरेंट एक्सेलरेशन से चलेंगे, है ना। यस सर। हाँ सर। तो आज हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर इस बार का मास m है, यूनिफॉर्म बार है, लेंथ l है, और ये एट रेस्ट रखी हुई थी, और इसके वन एंड पे इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर फोर्स लगाई गई, व्हाट इज द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ a, b एंड द जियोमेट्रिक सेंटर c। सर ये नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सर आंसर आ गया, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, किसी और का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है।
सर ये थीटा दिया है ना एक मिनट, ये इंक्लाइन नहीं है ये टेबल? है नहीं, हॉरिजॉन्टल टेबल है। अच्छा ये हॉरिजॉन्टल है। स्मूथ ग्राउंड है, बस ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टली वो रखी हुई मैं है। सोचा इंक्लाइंड है। हाँ ओके ओके दोबारा। तो फिर तो इजी नहीं है। हाँ क्या नहीं है? इजी नहीं है? सर इजी है क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा था? हाँ 4f by m f by m 2f by m। हाँ सर वही। वही सर। मैं हाँ। डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, ने कहा क्या कहा? वही 4f by m 2f by m और हाँ और एफ बाई एम। हाँ सर यही है हाँ यही सही है। है मेरा भी। वही है। अब बस 4f/m। 2 ए एफ का बाई 4f by m, बी का 2f 2f by by m, सेंटर ऑफ मास c का f by का m। f by एफ बाई एम। बस इतना सही तो क्वेश्चन है यार, डर क्यों सर रहे हो? मतलब अभी बहुत बुरा लग रहा है, मैंने नहीं बोला। मतलब मेथड देख के नहीं लग रहा मैं था कि तो गलत ही होगा। इंक्लाइंड पे कर रहा था, तो सॉल्व तो अलग ही। नहीं यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है ना, इट इज नथिंग न्यू, हाँ सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने ये सोचना है कि इसके सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन एसीएम आएगी। सेंटर ऑफ मास एक स्पेशली चूजन पॉइंट है जिसकी एक्सेलरेशन इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि फोर्सेस कहाँ लग रही हैं, बस इस बात पर डिपेंड करती है कि फोर्सेस कितनी लग रही हैं। तो ये वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन तो आसान है, F/m आएगी। अब बाकी पॉइंट्स की एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपने को ये सोचना है कि इसके पास एक रोटेशन भी आएगी, और रिजिड बॉडी के कॉन्सेप्ट से मुझे मालूम है कि पूरी बॉडी के पास एक कॉमन अल्फा होगा, तो इसकी एक्सेलरेशन F/m प्लस L/2 अल्फा, और इसकी एक्सेलरेशन F/m इधर और L/2 अल्फा इधर, है ना? हाँ सर। तो L/2 उसके लिए मैं F इंटू L/2 इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू अल्फा कर दूंगा। तो अल्फा की वैल्यू 6f/m आ जाएगी। तो L/2 अल्फा अगर कर लूंगा तो 3f/m आ जाएगा ना। तो ये वाली वैल्यू 4f/m आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू तो कुछ गलत हो गई ना तुम्हारी? 2f by m आएगी ना। तो तुम तो कुछ और बता रहे थे या यही बता रहे थे? यही बात। ये बता रहे ये थे। बता रहे थे। बैकवर्ड? यस हाँ सर। हाँ कहाँ बोला तुमने बैकवर्ड? तो बैकवर्ड ही आएगा ना। अरे इतना ऑब्वियस है। तो मतलब उसका Locate a आईसी point और on बीच the में होगा bar ना whose फिर। initial acceleration is 0. सर उससे L/3 L/6 डिस्टेंस कहाँ से? COM से। किधर को? नीचे की L/3 तरफ ना। L/6। अपनी तरफ ना सर, बी की तरफ। इधर है। AB के। हाँ यहाँ पर एक पॉइंट आएगा एट अ डिस्टेंस x। अगर इसकी एक्सेलरेशन लिखूंगा तो F/m इधर आएगी और x अल्फा पीछे की तरफ आएगी। तो F/m अगर x अल्फा के बराबर हो गया तो इसकी इनिशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू L/6। L/6 आ जाएगी। यस सर। तो वैसे इसका आईसी और कहाँ पे होगा? इनिशियल तो मूवमेंट पे velocity यही चल गया ICR ना। होगा, इसके बाद कंटिन्यूसली चेंजिंग ICR होगा, अलग अलग पॉइंट मूवमेंट्स पे अलग अलग होगा। मतलब हम लोगों को इसमें ICR की बात ही नहीं करनी चाहिए ना, क्योंकि मतलब हमारा तो एक्सेलरेशन से रिलेशन है पूरे क्वेश्चन में। नहीं, वो नहीं तो मैं ऐसे वैसे ही ही पूछा पूछा था कि उसने यार, आईसी और। जनरल अवेयरनेस के लिए कि ICR कहाँ होगा। वैसे तो इनिशियली सबकी वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल मूवमेंट पे ICR की बात करने का लॉजिक नहीं है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है सर, अगर सबकी 0 तो नहीं बता सकते ना कहाँ होगा। इनिशियली सबकी वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल मूवमेंट पे ICR को डिफाइन करने का कोई सेंस नहीं है। हाँ और अगले मूवमेंट पे तो वेलोसिटीज निकालनी पड़ेंगी, उसके लिए तो इस फोर्स के बारे में और भी कुछ बताया होना चाहिए कि फोर्स कैसे लग रही है। चलिए क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में?
आगे चलूं? हाँ सर। तो और एक सर अगर रफ, क्या कह रहा है? अगर वैसे इंक्लाइंड होता तो बस यही फर्क होता ना कि नीचे को बस जी साइन थीटा सबके पास आती। हाँ, एक फ्रेम ले लेते जी साइन थीटा से नीचे गिरने वाला, उस फ्रेम में एक्सेलरेशंस निकाल लेते, फिर सुपर इम्पोज कर देते। वो सेम ही आती ना जो अभी इसमें आई है। हाँ, हाँ ठीक है, बस जी साइन थीटा ऐड हो जाता। बस एक सबके नीचे। हाँ ये सब ठीक है। तो मतलब अर्नव बहुत अर्नव बहुत डरावनी चीज नहीं कर रहा था। हम्म। एक रफ सरफेस है, इसके ऊपर मैंने एक हॉलो स्फीयर रखा, फिर इस हॉलो स्फीयर को एक वेलोसिटी दे दी, यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर है, इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी v नॉट, और बिल्कुल भी कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं दी। क्या होगा आगे आने वाले मोशन में? फिर ओमेगा बढ़ते चल जाएगा और वी कम होगा तो एक टाइम पे वी इक्वल आर में आ जाएगा। क्यों जरूरी है? हाँ होना तो प्योर रोलिंग ही चाहिए सर। क्या बोल रहे हैं बाकी लोग, समझ पा रहे हैं? नहीं अच्छा, सुन इस नहीं पाया क्योंकि मैं इसलिए नहीं दोबारा सुन। बता अर्नब। मतलब वी कम होते जाएगा और ओमेगा बढ़ते जाएगा धीरे धीरे बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, एंड देन एक पॉइंट हाँ आएगा यही जब होगा सर। प्योर रोलिंग आ जाएगा। तो इसके हाँ लोएस्ट पॉइंट के पास इनिशियल वेलोसिटी किधर को? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड में कुछ नहीं है, तो ये स्लिप करेगा और इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा पीछे, और उस काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से सेंटर की जो आगे की तरफ वेलोसिटी है वो डिक्रीज करती चली जाएगी कंटिन्यूअसली, और एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करती चली जाएगी कंटिन्यूअसली, जिसकी वजह से लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी किसी लेटर टाइम इंस्टेंट पे इतनी आएगी। और एक मोमेंट ऐसा आएगा जब ये जीरो हो जाएगी, और जब ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी उसके बाद फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, और फिर उसके बाद लगेगा ही नहीं, क्योंकि नाउ देन इट हैज नो टेंडेंसी टू स्लिप एंड इट विल कंटिन्यू टू रोल फॉर एवर। आप सभी एग्री करते हैं इससे? यस सर। सो फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट अटेन्स प्योर रोलिंग। तू बस नहीं नहीं बोलना, बोलना ही नहीं है। Find the velocity of the center of the hollow sphere when it attains pure rolling. सर 7 V0 by 9। 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 7 V0 by
7v0/9. Anybody else? होलोस्फीयर है ना? हॉलोस्फेयर है? अरे यार सर चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। तूने क्या लिया था? सॉलिड स्फेयर। तो भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे तो। सर चेक करता हूँ, हॉलोस्फेयर से निकाल के देखता हूँ एक बार। सर मेरे को एक दिक्कत आ रही है, मतलब मेरा आंसर आ गया लेकिन मेरा आंसर सॉलिड स्फीयर के लिए हरना वाले आंसर से मैच नहीं कर रहा। तब क्या आंसर है तेरा? मेरा हॉलो के लिए आया 3/5 आया। ठीक है। ठीक है, मतलब मालूम नहीं, मतलब आज बहुत ही बेकार लग रहा है, नींद से उठ के बकवास कर रहा था फिर सही हो आज गया। अलग ही दिन है। हाँ मतलब नहीं, दिक्कत क्या थी ना सर, ये 2/5 डालने पे ना हरना वाला मैच नहीं कर रहा था, हाँ, तो नहीं बहुत करेगा सोचना आपने पड़ा। भी तो पता नहीं क्या बेहुदापंती की। नहीं एक्चुअली 7/9 वैसे तो सुंदर नहीं लग रहा है, लेकिन मैं कैसे बोल सकता हूँ ये सारी चीजें अर्नव को। मतलब अर्नव क्या था सर? 3v0/5 था? मैं तो 3v0/5 आ रहा है मेरा। 3v0/5 इसमें बता तूने क्या 7v0/9 कैसे आया वो बता मुझे, तो तू फॉलो के लिए, सॉरी सॉलिड के लिए। आधे में हॉलो लगाया होगा, आधे में सॉलिड लगाया होगा, और कैसे? सर इसका तो 3/5 आ रहा है, तो उसका कहीं पे ऐसा कैसे हो सकता है? 2/3 होगा, कहीं पे 2/3 पुट करा होगा। यार सर ये सही था। सर उसमें देखता हूँ, ऐसा तो कर सकता है कि एक का गलत आ रहा है एक का सही। ये आंसर है v0/1 + बीटा। वो आपने लिख भी दिया था। ओह हाँ ठीक है सर, टाइम भी पूछ ही लो सर अब। हाँ टाइम भी आ गया। टाइम भी आ गया। कोफिशिएंट फ्रिक्शन दिया नहीं, टाइम कैसे पूछ लूं? सर तो वो तो म्यू मान लेंगे। या फिर सर एज इरोड ऑफ सेल्स की मान लेंगे। तो किसी लेटर टाइम इंस्टेंट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी, सेंटर की वेलोसिटी, वो v माइनस म्यू जी टी होगी, और किसी लेटर टाइम इंस्टेंट पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी म्यू जी एम आर अपॉन ICM इंटू टी होगी, राइट? हाँ सर उसका 5/7 आ गया, वो छोटी सी गलती थी। सर ऐसे वैसे मैं नहीं पूछा, लेकिन फिर भी क्या गलती थी? एक 1 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था, मतलब 2 बार ऐड कर दिया तो 7/9 आ जाता है। तो मैं म्यू जी टी एलिमिनेट कर देता हूँ, तो v की वैल्यू v0 माइनस म्यू जी टी की वैल्यू ओमेगा ICM बाय MR, ओमेगा ICM बाय MR। ये किसी टाइम पर v आ गया। अब हमें एक कंडीशन चाहिए कि v r ओमेगा के बराबर हो जाए, तो उस v को r ओमेगा के बराबर पुट कर देते हैं, तो r ओमेगा इज इक्वल टू v0 माइनस, या फिर ओमेगा को v बाय r पुट कर देते हैं, तो v इज इक्वल टू v0 माइनस v टाइम्स ICM बाय MR स्क्वायर। तो ये बीटा होता है मेरा, जिसको मैंने बीटा रेशियो डिफाइन किया था, तो v इज इक्वल टू v0/1 + बीटा आंसर है। बेसिकली आइडिया ये है कि इस पे एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही होगी पीछे की तरफ, एंड दैट विल बी काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एंड इट विल बी म्यू n, और n सीधा सीधा mg के बराबर ही होना है। तो इसकी एक रिटार्डेशन आएगी म्यू जी इधर की तरफ, और एक एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी अल्फा, दैट विल बी म्यू mg इंटू आर अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उससे मैंने किसी टाइम t पर इसकी वेलोसिटी और ओमेगा निकाल लिया, और जब ये प्योर रोलिंग अटेन कर लेगा तो v मस्ट बी इक्वल टू r ओमेगा। ये हमने सॉल्व कर दिया इसको। किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ जी, बोलो। वहाँ चले गए। हाँ सर क्लियर है। सर और तो कोई डाउट नहीं है।
बिल्कुल सभी ओके हैं इससे? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करेंगे और अपना होमवर्क कर लो कंप्लीट। कल वो शीट्स डिस्कस करेंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और आगे के लिए आपका होमवर्क तैयार है। तो इस वीकेंड पे अच्छा ग्रिलिंग करने वाला होमवर्क आपको देने वाला हूँ मैं, ठीक है? चलो ठीक है बेटा, बाय सर, बाय थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर थैंक यू बाय सर। बेटा। बाय सर, थैंक यू सर। Bye. बाय सर, थैंक यू सर।